गुड मॉर्निंग। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में ये मेरी पहली क्लास है। इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है: यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना। दूसरा चैप्टर है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। तीसरा चैप्टर है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। चौथा चैप्टर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। पाँचवा चैप्टर है ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत। छठवां चैप्टर है भारत में नव जागरण। सातवां चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। आठवां चैप्टर है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। नौवां चैप्टर है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। ये आपका सिलेबस है। इस प्रकार से ये पहला चैप्टर है आपका यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। ये भारत दुनिया का चित्र है, वर्ल्ड मैप है। इसमें मैं आपको पहला मार्ग समझा रहा हूँ। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ इस तरीके से था, ये जेनेवा वेनिस के लिए। दूसरा मार्ग आपका इस तरीके से था कि लाल सागर होते हुए इस तरीके से ये था। तीसरा मार्ग आपको मध्य एशिया होते हुए ऐसे और फिर ऐसे मिस्र और फिर यूरोप के लिए ऐसे था। इस तरीके से ये 3 व्यापारिक मार्ग थे, जिसमें 2 जल मार्ग और 1 स्थल मार्ग था। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी लगभग 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। समुद्री मार्ग की खोज। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावना के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी और मसालों के फायदेमंद व्यापार से एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना था। ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के निवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों के समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया।
इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसका मतलब यह है कि यहाँ अमेरिका की खोज नहीं की, समुद्री मार्ग की खोज की। तथा पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने इसी तरीके से भारत के लिए जलमार्ग की खोज की, जो दक्षिण अफ्रीका के अंतिम छोर से होते हुए हिंद महासागर से होते हुए आ रहा था। भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी पर पहुंचा। इसे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कहा जाता है। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जल मार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः प्रारंभ हो गए। यूरोपीय व्यापार। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते और बहुत मुनाफा कमाते। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। भारत में यूरोप व्यापारियों की होड़। व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक एवं धन, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारियों का होना। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। हॉलैंड, इसे नीदरलैंड बोलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने भारत आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। देखिए, ये क्रम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का, ये वाला। इसको याद कर लेना। पुर्तगाली 1498 में भारत आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए, डच 1602 ईस्वी में आए, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत आए। ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम है जो व्यापारिक केंद्र था। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। आज भी आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में सिक्योरिटी के लिए व्यक्ति रखे जाते हैं, उस तरीके से ये सशस्त्र सैनिक रखे जाते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं थी। हॉलैंड निवासियों ने तो डच, जिनको डच कहते थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र खोले। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, बड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के साथ हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। इनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम
उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम कहते हैं, जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वो महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले और मुनाफा अधिक हो। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर पड़ गई। अब इस समय क्या हुआ कि पुर्तगाली नौसेना कमज़ोर पड़ गई अंग्रेज और डच और फ्रांसीसी की शक्ति के सामने। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड व भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी किए। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाह और राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। आज के लिए यहीं